बीरबल और तीन झूठे बाबा। अगर दरबार में तीन संत एक साथ प्रकट हों और तीनों कहें कि वही सच्चे हैं, तो राजा किसे माने? और अगर उनमें से एक की भविष्यवाणी सच हो जाए, तो क्या बाकी दोनों झूठे हैं? या फिर तीनों ही कोई खेल खेल रहे हैं? अकबर तख्त पर बैठे आम के पत्ते चबाते हुए ऊब रहे थे। कुछ नया नहीं हो रहा बीरबल। न कोई षड्यंत्र, न कोई चोरी, न ही कोई रहस्य। फिर एक लंबी जम्हाई लेते बोले, लगता है मुगल सल्तनत में अब ड्रामा खत्म हो गया है। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, जब आप ऐसा सोचते हैं, तभी कोई बाबा दरबार में घुस आता है। और जैसे ही उसने ये कहा, तीन अलग अलग संत दरबार में घुस आए। तीनों बाबा एक से बढ़कर एक थे। पहला बाबा लहसुन की माला पहनकर आया और हवा में हाथ घुमाकर बोला, मैं हूं सत्यबोधानंद। मैंने कल रात अकबर के सपने में आने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। दूसरा बाबा एक आंख से काला चश्मा लगाए, मैं हूं त्रिकाल बाबा। मैं जानता हूं राजा के जीवन की सबसे बड़ी भूल। तीसरा बाबा सिर पर उल्टा घड़ा रखे, मैं हूं उल्टाचार्य। जो मैं कहता हूं वो उल्टा सच होता है। मत मानो मेरी बात तो सही निकलेगी। अकबर चौंके। तीनों बाबा और तीनों अलग स्टाइल, ये दरबार है या हंसी का मेला? बीरबल को माजा आ गया। लेकिन इनका दावा है कि तीनों सच्चे संत हैं, जहांपना, और तीनों ने आपके भविष्य को लेकर कुछ कहा है। फिर शुरू हुआ बाबा का खेल। सत्यबोधानंद बोला, कल आपको एक लाल पतंग आसमान से गिरती दिखेगी, तभी मेरी सच्चाई सिद्ध होगी। त्रिकाल बाबा बोला, आपके सबसे प्रिय व्यक्ति का नाम आज भूल जाएगा कोई, जो उसका सबसे बड़ा खतरा है। उल्टाचार्य बोला, आप आज मुझ पर भरोसा मत करना। मत मानना कि खतरा आ रहा है। मत मानिएगा कि कोई आपको धोखा देने आ रहा है। मत मानिएगा, समझे? अकबर मुस्कराए। अरे वाह, तीन बाबा, और तीनों मुझे पागल बनाने आए हैं क्या? मगर उसी दिन शाम को एक लाल पतंग सचमुच महल की सबसे ऊंची मीनार से गिरी। अकबर अवाक। उसी क्षण अकबर की बेटी आरजू को दरबारी अनारकली कह बैठा, जो उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी। और अकबर ने उसी क्षण याद किया, उल्टाचार्य ने कहा था, जो मत मानो वही सच है। तो क्या इन तीनों ने सच बोला, या किसी ने सच को प्लान किया? बीरबल ने तीनों को बुलाकर पूछा, अगर तीनों ही सच्चे हैं, तो क्या ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तीनों चुप। या फिर कोई चौथा है जो इन तीनों को चला रहा है? अचानक सत्यबोधानंद की आंख फड़की। त्रिकाल बाबा के हाथ कांपे। उल्टाचार्य हंस पड़ा, मैंने कहा था मत मानो, और तुम मान बैठे। बीरबल को याद आया, दरबार में कुछ हफ्ते पहले एक जादूगर आया था, जो कहता था, मैं तीनों रूपों में प्रकट हो सकता हूं, भविष्यवक्ता, ज्ञानी और मूर्ख। क्या ये वही था? बीरबल बोला, जहांपना, मुझे शक है ये तीन बाबा असल में एक ही है। क्या सच में तीनों संत एक ही शख्स के रूप है, या बीरबल किसी गहरे मनोवैज्ञानिक खेल में उलझ चुका है? और क्या अगली सुबह कोई ऐसा बाबा आएगा जो बीरबल की ही सच्चाई को झूठा कर दे? बीरबल और दरबार का अदृश्य बाबा, भाग 2, तीन झूठे बाबा से आगे। बीरबल को शक हुआ कि तीनों रहस्यमयी बाबा, सत्यबोधानंद, त्रिकाल बाबा और उल्टाचार्य, दरअसल एक ही शख्स के तीन रूप हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सच को उजागर कर पाते, तीनों गायब हो गए। अब दरबार में एक और अजीब बात होने वाली है। सुबह की पहली रोशनी में जब अकबर बाग में टहलने निकले, तो देखा महल की दीवार पर कोयले से लिखा था, जो दिखे वो भ्रम है, जो न दिखे वही दरबार का सबसे बड़ा बाबा है। अकबर की आंखें फैल गई। अब अदृश्य बाबा भी आने लगे हैं। ये सल्तनत है या भूतों का कुंभ? उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये क्या मजाक चल रहा है? अब कोई अदृश्य बाबा भी है? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, अगर वो अदृश्य है तो जरूर कुछ ऐसा छुपा है जो नजर से बाहर है, या फिर
हमारी समझ से राजकोष का एक संदूक अचानक अपने आप खुल गया। उसमें से एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था, जो अगला सवाल पूछेगा उसका सच दुनिया के सामने आएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, सवाल पूछने का डर तो बीरबल को भी नहीं होता, है ना? बीरबल थोड़े गंभीर हुए। तो पूछिए जहांपनाह, और देखिए क्या होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बीरबल ने कभी मुझसे कुछ छुपाया है? और तभी पूरे दरबार में एक धुंध फैल गई। उस धुंध में एक आवाज गूंजी, जो राजा से सच छुपाए वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बीरबल अब चुप थे। अकबर बोले, बीरबल, जवाब दो, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? बीरबल ने गहरी सांस ली। हाँ जहांपनाह, एक बात है जो मैंने वर्षों से कभी नहीं बताई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर धीरे बोले, क्या है वो बात? बीरबल बोले, मैं आपसे पहले भी एक सम्राट का सलाहकार रह चुका हूं, और वो सम्राट आज भी जिंदा है, एक छाया बनकर। अचानक दरबार की दीवार से एक रहस्यमयी परछाई निकली और हवा में तैरती हुई बोली, बहुत समय बाद किसी ने मेरा नाम लिया। मैं ही हूं वो अदृश्य बाबा। मैं वो हूं जिसे इतिहास ने मिटा दिया, मगर बीरबल की स्मृति में अभी भी जिंदा हूं। अकबर चीख पड़े, ये कौन है? क्या ये भूत है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, ये बीते युग का सच है, जो आपके सामने अदृश्य रहकर भी सब कुछ देख रहा था। अंतिम दृश्य। अदृश्य बाबा ने धीरे से कहा, अब मैं फिर लौटूंगा, लेकिन एक और रूप में, एक ऐसे नाम के साथ जो दरबार को हंसी और विनाश के बीच बांट देगा। और वो गायब हो गए। क्या बीरबल सचमुच किसी पुराने सम्राट के वफादार थे? भाग 3, दरबार का अदृश्य बाबा से आगे। अकबर और बीरबल के बीच गहरी खामोशी थी। अदृश्य बाबा की रहस्यमयी बातें अभी भी दरबार के गलियारों में गूंज रही थी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने कहा कि तुम पहले एक और सम्राट के सलाहकार थे, तो फिर क्या तुम किसी और राजा के लिए काम कर रहे थे जो अब नहीं रहा? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, कभी कभी वक्त और स्थान हमारे रास्ते को इतना बदल देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने किसके लिए काम किया था। वो राजा कोई और था, लेकिन उसका वजूद अब छाया बन चुका है, और उस छाया का मेरे साथ गहरा संबंध था। लेकिन मैं अब इसके बारे में और नहीं कह सकता। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल कुछ छिपा रहे हैं। क्या तुम मुझे इस सच से वंचित रखना चाहते हो, बीरबल? तभी दरबार में एक हलचल हुई। हजारों आंखें एक छोटे से व्यक्ति पर घूम गई, जो हंसी के साथ महल में दाखिल हो रहा था। उसकी शक्ल और चाल देखकर कोई नहीं जान सका कि वो कौन है। वो महल के बीच में आया और चहकते हुए बोला, मैं हूं हंसते हुए बाबा, जो हर राज को हंसी में बदल सकता है और हर सवाल का जवाब हंसी में देता है। अकबर और बीरबल ने उसे घूरते हुए देखा। ये कौन है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये वही बाबा हो सकता है जो हम तलाश रहे हैं। एक ऐसा बाबा जो हंसी के भेष में अपने आप को छिपाए रखता है, लेकिन अंदर से वो हमें असली जवाब दे सकता है। हंसते हुए बाबा ने दरबार में कदम रखा और बोला, क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि सब कुछ इतना सीधा है? क्या तुम मानते हो कि बिना हंसी के सच का रास्ता पाया जा सकता है? अकबर और बीरबल चुप थे, पर दोनों के मन में कई सवाल उभर रहे थे। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है, बाबा? हंसते हुए बाबा हंसी से लोटपोट होते हुए बोला, मेरे प्यारे बीरबल, क्या तुम समझते हो कि जो सामने है वही सब कुछ है? क्या तुम नहीं जानते कि हंसी में छिपा असली सच क्या है? वो अचानक गंभीर हो गया और बोला, मैं वही बाबा हूं जो पहले किसी और रूप में था। मैं वो बाबा हूं जो समय और रूपों के खेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं वही हूं जो तुम्हारे अतीत और भविष्य के बीच की सीमा को तोड़ रहा हूं। सभी लोग चौंक गए। अकबर और बीरबल भी एक दूसरे को घूरते हुए बोले,
क्या वह सचमुच वही है? क्या वो वही बाबा है जो हमें छाया बनकर देखने आ रहा था? हंसते हुए बाबा बोला, अब मेरे प्यारे राजा, तुम्हें यह समझना होगा कि हंसी और डर दोनों एक ही धारा के हिस्से हैं। अगर तुम हंसते हो तो तुम सच में डरने से बच सकते हो, लेकिन अगर तुम डरते हो तो हंसी भी तुम्हारे सामने छुपी रहती है। तुम्हें मुझे हर रूप में देखना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं कौन हूं। फिर उसने अकबर से कहा, अब तुम्हारा अगला सवाल क्या है जहांपना? क्या तुम मेरे साथ हंसी का खेल खेलने तैयार हो? अकबर एक पल के लिए चुप हो गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बाबा, तो अगर तुम सच में हंसी का खेल खेल रहे हो तो मेरा सवाल यह है, क्या तुम उस छाया से बच सकते हो जो बीरबल के साथ जुड़ी हुई है? अकबर का सवाल सुनते ही बाबा की हंसी धीमी हो गई। वो कुछ सोचने लगा, फिर अचानक उसकी हंसी पूरी तरह से बंद हो गई और वह बोला, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि वो छाया कौन है, तो तुम्हें वो कदम उठाना होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा था। क्या बीरबल और अकबर सच में उस छाया का सामना कर पाएंगे? भाग 4, हंसते हुए भेष का धोखा से आगे। बाबा एकदम शांत हो गया। उसकी हंसी मानो रुक चुकी थी, जैसे किसी बंद तिजोरी का ढक्कन हट गया हो। उसने गहरी सांस ली और बोला, वो छाया कोई आम छाया नहीं, वो बीरबल का पुराना वादा है। एक ऐसा वादा जिसे निभाने के लिए बीरबल को अपना सब कुछ खोना पड़ा था। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या ये सच है बीरबल? बीरबल ने कहा, हाँ जहां पनाह। बहुत साल पहले, जब मैं महज एक नौजवान था, एक धूल भरे गांव में एक साधु मिला था जिसने कहा कि अगर मैं अपनी बुद्धि सही दिशा में लगाऊं तो वो मुझे ऐसा गुप्त ज्ञान देगा जो केवल राजा के सलाहकार को मिलता है। लेकिन उस ज्ञान की एक शर्त थी कि मैं कभी उसका नाम नहीं लूंगा। अकबर ने पूछा, तो फिर वो साधु कौन था? बीरबल चुप हो गया। तभी दरबार की छत पर एक छाया लहराने लगी। छत से एक गूंजती आवाज आई, बीरबल, तुझे याद है ना वो रात जब तूने मेरी परछाई से सौदा किया था? अब वक्त आ गया है वो सौदा पूरा करने का। सभी की आंखें ऊपर की ओर गई। एक अजीब सा धुआं छत से नीचे गिरने लगा और उसमें से निकली एक परछाई जिसके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, सिर्फ एक चेहरा जो कभी बीरबल का ही हुआ करता था। अकबर चौंक पड़े। ये तुम्हारी ही छाया है बीरबल, बाबा ने धीरे से कहा। नहीं जहांपनाह, ये बीरबल की छाई हुई बुद्धि है जिसे उसने त्याग दिया था उस ज्ञान के लिए। अब वो छाया पूरी हो चुकी है और वो बीरबल का स्थान लेने आई है। राजा अकबर, अब तय करो, कौन असली बीरबल है? मैं, जो हर बात का हल छाया की तरह जानता हूं, या ये जो अब सिर्फ तुम्हारी सेवा करता है? पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। दोनों बीरबल सामने थे, एक इंसानी रूप में, एक परछाई के भेष में। अकबर घबरा गए। अगर मैं गलत बीरबल को चुन लूं तो क्या होगा? छाया बोली, तो दरबार की हंसी, सदियों की बुद्धि और राजसत्ता सब मेरे कब्जे में आ जाएगी। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, बस एक आखिरी सवाल पूछिए जिसका जवाब सिर्फ असली बीरबल ही दे सकता है। अकबर ने आंखें बंद की और बोला, बीरबल, अगर तुम्हें बुद्धि और निष्ठा में से एक त्यागनी हो तो किसे चुनोगे? छाया बोली, बुद्धि, क्योंकि उसी से मैंने सब पाया है। पर असली बीरबल मुस्कराया और बोला, मैं निष्ठा को चुनूंगा, क्योंकि बिना निष्ठा के बुद्धि केवल छल बन जाती है। अकबर चीख पड़े, छाया, तू झूठी है। असली बीरबल वही है जिसकी निष्ठा अडिग है। और तभी एक तेज प्रकाश फूटा। छाया चीखती हुई धुएं में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। हंसते हुए बाबा जोर से ताली बजाकर बोला, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ छाया को हराया बल्कि अपने अतीत की परीक्षा भी पास की। लेकिन तभी बाबा का चेहरा बदलने लगा।
उसकी आंखों से झिलमिलाती आग निकलने लगी। उसकी मुस्कान अब रहस्यमयी नहीं, खतरनाक लग रही थी। वो बोला, अब तुम मेरे अगले खेल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली बार तुम्हें अपनी ही मौत के झूठ को पकड़ना होगा। क्या बीरबल अब किसी और रूप में फिर से परखा जाएगा? क्या बाबा की असली पहचान अभी तक छुपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बीरबल की मौत का झूठ फैलाया गया तो असली योजना क्या है? अकबर ने सिंहासन से खड़े होकर कहा, बीरबल, अब बहुत हो गया। इस बाबा का असली रूप सामने लाओ। 8। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बाबा की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाबा, या शायद कहीं और से आया कोई, तुमने कहा था कि मैं अपनी मौत के झूठ को पकड़ूं, लेकिन तुम्हारी बातों में एक कमजोरी थी। झूठ कितना भी छाया में छिपा हो, सच की एक किरण उसे भस्म कर देती है। बीरबल ने अपनी जेब से एक चकमक पत्थर निकाला, जो किसी आम पत्थर जैसा दिखता था, पर जैसे ही उसने उसे बाबा के सामने रगड़ा, पूरे महल में तेज रोशनी फैल गई। बाबा चीखने लगा, नहीं, ये रोशनी, ये तो उसी वचन की है जो मैंने कभी खुद से तोड़ा था। और उसी रोशनी में बाबा का रूप बदलने लगा। उसका चेहरा बदलता गया। पहले वो एक साधु लगा, फिर एक सैनिक, फिर एक दरबारी, और अंत में वो एक राजकुमार के रूप में खड़ा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार बोला, मैं हूं राजकुमार हरिचंद, वो जो इस साम्राज्य के एक छिपे हुए हिस्से का उत्तराधिकारी है। मुझे बीरबल से सिर्फ एक चीज चाहिए थी, उसकी पहचान, क्योंकि मैं ही हूं वो जिसके स्थान पर बीरबल कभी दरबार में बैठा था। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? क्या तुम बीरबल की जगह लेना चाहते थे? हरिचंद बोला, मैं नहीं चाहता था कि बीरबल मरे, मैं चाहता था कि उसकी बुद्धि मुझे मिल जाए, इसलिए मैंने छाया का खेल खेला। बीरबल शांत स्वर में बोला, राजकुमार, बुद्धि किसी और से ली नहीं जाती, वो तो समय, निष्ठा और अनुभव से मिलती है। तुमने कोशिश की, लेकिन तुम खुद से हार गए। हरिचंद ने सिर झुका दिया। तुम्हें जीत मिली बीरबल, पर मैं फिर लौटूंगा, कभी उस दिन जब इस दरबार को हंसी और निष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। और कहते कहते वो धुएं में बदल गया। कुछ देर बाद दरबार शांत हो चुका था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने आज सिर्फ दरबार नहीं बचाया, बल्कि इतिहास के एक अदृश्य अध्याय को भी रोशनी में ला दिया। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, हर छाया अपने साथ एक कहानी लाती है, और हर कहानी एक नया रहस्य। अकबर बोले, तो अब सब ठीक है? अकबर और गधे का इंसाफ, भाग 1। क्या कभी किसी गधे ने इंसान पर मुकदमा किया है? और अगर किया, तो क्या वो इंसाफ भी पा सका? आइए जाने वो घटना जिसने एक पूरे राज्य को ठहाकों से गूंजा दिया और दरबार को कर दिया एक गूढ़ रहस्य में उलझा हुआ। उस सुबह जब सूरज थोड़ा मुंह छिपा रहा था और दरबार में चाय के साथ बिस्कुट नहीं, बल्कि बीरबल के ताने परोसने की तैयारी हो रही थी, तभी महल के मुख्य द्वार पर एक अजीब शोर मच गया। हटिए, रास्ता दीजिए, ये शाही केस है। सैनिकों ने हैरानी से देखा। एक गधा झकाझक साफ कपड़ों में, गले में माला पहने, अपने साथ एक आदमी को रस्सी से बांधकर खींचता हुआ दरबार की ओर ला रहा था। अंदर बैठा अकबर हंसी रोक नहीं सका। ये तो पहली बार है किसी गधे ने इंसान को पकड़कर अदालत में घसीटा है। बीरबल मुस्कराया, लगता है महाराज, अब इंसाफ का स्तर भी निचले स्तर से ऊपर उठ रहा है। दरबार में गधा सीधा सामने खड़ा हो गया। उसके साथ आया सेवक बोला, जहां पनाह, ये गधा श्री श्री गधेश्वर दास जी है। ये बहुत सम्माननीय गधा है। इन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है कि सामने खड़ा आदमी जमनालाल ने इनका अपमान किया है और चोरी भी की है। चोरी? गधे के साथ? अकबर ने ठहाका लगाया। गधेश्वरदास जी के सेवक ने गंभीरता से कहा, हाँ,
जमनालाल ने इनकी 3 सबसे प्यारी चीजें चुरा ली हैं। 1, इनकी आवाज, अब ये रेंगते नहीं, सिर्फ चुपचाप रोते हैं। 2, इनका सम्मान, गांव वाले अब इन्हें भोंदू गधा कहकर चिढ़ाते हैं। और 3, इनका काजल, जो इनकी आंखों की शोभा हुआ करता था। सारा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बीरबल ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। ये तो गंभीर अपराध है। गधे का काजल चुराना मतलब उसकी आत्मा को छीन लेना। जमनालाल गुस्से से चिल्लाया, मैं इंसान हूं। ये गधा मुझ पर केस कर सकता है? बीरबल बोला, अब ये साबित करना तुम्हारा काम है कि तुम इंसान हो, क्योंकि आजकल इंसान और गधे में फर्क ढूंढना, खुदा कसम, बहुत मुश्किल हो गया है। बीरबल ने आदेश दिया, इस केस की सुनवाई 3 दिन तक चलेगी। पहले दिन गधे की गवाही, दूसरे दिन गांव वालों की, और तीसरे दिन इंसान की आत्मा की। अगर तीनों में से किसी एक में झूठ मिला तो उसी दिन इंसाफ होगा। दरबार हक्का बक्का रह गया। इंसान की आत्मा की गवाही? अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बीरबल बोला, नहीं जहांपना, क्योंकि मुझे शक है ये गधा नहीं, किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो अब सवाल यह है, क्या वाकई गधा अपमानित हुआ है, या फिर किसी ने बीरबल की चतुराई को चकमा देने की कोशिश की है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गधा असली है या किसी इंसान की नई पहचान? अगले दिन दरबार की सीढ़ियों पर चप्पलें कम और हंसी के फव्वारे ज्यादा गूंज रहे थे। पूरा नगर उत्साहित था। आज गधे की गवाही होनी थी। बीरबल ने राजकाज रोककर दरबार को खुला न्यायालय बना दिया। गधेश्वरदास जी को सामने बिठाया गया। उनके सेवक ने गधा भाषण में अनुवाद करते हुए कहा, मेरा नाम गधेश्वरदास है। मैं वर्षों से ईमानदारी से हर बोझ ढोता रहा हूं, पर जमनालाल ने मुझे बाजार के बीचों बीच बेइज्जत किया। मेरे कान खींचे, मेरी पूंछ को झटका दिया और फिर सबके सामने कहा, देखो, ये मेरा ससुर है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट। बीरबल ने नकली रोष में आंखें तरेरी। चुप रहो, ये अदालत है, थिएटर नहीं। अकबर मुस्कराए, बीरबल, इस गधे की इज्जत का मूल्य कैसे तय करोगे? बीरबल बोला, इंसान की इज्जत तौलना मुश्किल है, पर गधे की थोड़ी सरल है। गांव वालों से पूछेंगे, किसने देखा, किसने सुना? गांव के एक बूढ़े ने गवाही दी, हजूर, मैं खुद मौजूद था। जमनालाल ने गधे से कहा, तू मुझसे ज्यादा बुद्धिमान लग रहा है। तब से लोग जमनालाल को पिछला जन्म का गधा कहने लगे। बीरबल की आंखों में चमक आई। मतलब गधा बोलता नहीं, पर उसका असर बोलता है। अगले दिन बीरबल ने अजीब आदेश दिया, आज जमनालाल को एक रात गधे के साथ बितानी होगी, जंगल में, जहां कोई नहीं होगा। कल हम जानेंगे। गधा चुप रहा। या कोई नया रहस्य बोला? अगली सुबह जमनालाल थरथर कांपता हुआ लौटा। बीरबल, उस गधे ने मुझसे सवाल किए, बात की। वो गधा नहीं है, वो मुझे पहचानता है। दरबार सन। बीरबल की ओर सबकी नजरें घूमी और बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो पहले ही कह चुका था, ये गधा नहीं है, ये कोई और है जो इस वक्त दरबार के सबसे गहरे रहस्य को छुपाए बैठा है। और अब हमें उस गधे की असली पहचान ढूंढनी होगी। पर सवाल यह है, क्या बीरबल उस गधे का सच सबके सामने ला पाएगा, या फिर गधे की चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत बनेगी? और सबसे अहम, क्या इस पूरी कहानी में एक तीसरा पात्र भी है जो सबके सिर पर बैठकर खेल खेल रहा है? जारी रहेगा अगले भाग में। बीरबल और बोलते गधे की गूंज। दरबार का तीसरा दिन, और अब तो भीड़ इतनी जुटी थी कि लोग महल की दीवारों पर चढ़ने को तैयार थे। बीरबल ने आज पहली बार गधे को एकांत में बुलाया। गधे के पास सिर झुकाए बैठा जमनालाल कांपता रहा, और बीरबल ने गधे की आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, बोलो, कौन हो तुम? गधा या कोई कलाकार?
गधा कुछ देर तक रेंगता रहा, फिर अचानक शांत हो गया। एक लंबी सांस, और तभी बीरबल ने आदेश दिया, इस गधे को स्नान कराओ और उसकी पीठ की खाल को हल्का खुरचो। सब चौंके। सैनिकों ने वैसा ही किया। जैसे ही गधे के शरीर पर से थोड़ी खाल हटाई, एक स्याही की रेखा उभर आई। नटवर लिखा हुआ था। अकबर दंग। ये तो हमारे राज्य का वो नाटककार है जो 5 साल पहले गायब हो गया था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, ये वही नटवर है जिसे एक षड्यंत्र के तहत गधा बना दिया गया, और शायद ये षड्यंत्र अभी खत्म नहीं हुआ है। दरबार में सन्नाटा। नटवर ने गधे की आवाज में रेंगते हुए कुछ शब्द निकाले। मुझे साजिश में फंसाया गया। नाम मत लेना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। बीरबल अब पूरी गंभीरता में बोले, महाराज, मुझे अब पूरा यकीन है, ये सिर्फ जमनालाल का मामला नहीं। ये किसी ऐसे गुप्त दुश्मन का खेल है जो हमारे दरबार को, हमारी बुद्धि को और इंसाफ को नीचा दिखाना चाहता है। अकबर ने पूछा, और अब क्या करना होगा बीरबल? बीरबल बोला, अब गधे को नहीं, इंसान को पकड़ना है। पर असली सवाल ये है, वो इंसान अभी किसका रूप लेकर हमारे बीच बैठा है? क्या नटवर गधे की खाल से बाहर निकल पाएगा? क्या जमनालाल अकेला दोषी है, या उसके पीछे है कोई ऐसा चेहरा जो खुद को आज तक छुपाता रहा? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या अगला मोहरा खुद दरबार का कोई सदस्य है? जारी रहेगा अगले भाग में। बीरबल और साजिश की छुपी शक्ल। दरबार के उस शाम बीरबल अकेले नटवर के पास पहुंचे। अब उसे गधे की खाल से अलग कर एकांत में रखा गया था। बीरबल ने धीरे से पूछा, अब तुम बोल सकते हो नटवर? नटवर की आवाज फूट पड़ी, बचाइए बीरबल जी। वो लोग मेरी कला से डरते थे, मेरी लोकप्रियता से जलते थे। उन्होंने मुझे शराब में कुछ मिलाकर बेहोश किया और फिर मेरी पहचान छीन ली। बीरबल ने चौंक कर पूछा, वो लोग? कौन लोग? नाम बताओ। नटवर ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, उनमें से एक अब दरबार में कहानी सुनाता है, और एक राजकोष का हिसाब रखता है। तीसरा बहुत हंसता है, लेकिन उसकी हंसी सबसे खतरनाक है। बीरबल के दिमाग में घंटियां बजने लगी। कहानी सुनाने वाला यानी राजकवि, कोष का हिसाब रखने वाला यानी मंत्री धनपाल, और जो सबसे ज्यादा हंसता है वो कौन? अगले ही दिन बीरबल ने एक विचित्र सभा बुलाई। तीनों को दरबार में बुलाया गया और उनके सामने रखा गया एक गधा, लेकिन इस बार नकली। बीरबल ने आदेश दिया, इस गधे को देखकर वो कहिए जो आपके दिल में है। राजकवि हंस पड़ा, वाह क्या गधा है, मानो कविता कर रहा हो। मंत्री धनपाल मुस्कराया, गधा नहीं, ये तो मेरा पुराना ग्राहक लग रहा है। और सबसे ज्यादा जोर से जो हंसा वो था हंसराज, दरबार का विदूषक। बीरबल चुपचाप सबके हावभाव देखता रहा। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सच को छुपाया जा सकता है, पर गधे से ज्यादा देर नहीं। अकबर ने पूछा, बीरबल अब बताओ असली दोषी कौन है? बीरबल बोला, बताऊंगा जहांपनाह, पर पहले मुझे राजमहल के उत्तरी कक्ष में एक संदूक की तलाशी लेने की इजाजत दीजिए, क्योंकि वही छिपा है वो आखिरी सबूत जो बताएगा गधा असली है या इंसान अब भी नकाब में है। राजमहल के उत्तरी कक्ष में ऐसा क्या छुपा है जो बीरबल को इतनी जल्दी वहां जाना पड़ा? और क्या नटवर के साथ एक और नकली किरदार दरबार में घुसा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं अगला मोहरा खुद बीरबल के सबसे करीब का आदमी है? अंधेरी रात बीरबल अकेले पहुंचे उत्तरी कक्ष में, महल का वो हिस्सा जहां कभी कोई नहीं जाता था। एक पुराना संदूक, उस पर मोटी जंग लगी ताली, और उसके पास पड़ा एक टूटा हुआ मुखौटा। बीरबल ने संदूक खोला। उसके अंदर रखे थे 3 नकली दस्तावेज, कुछ नाटक की पोशाकें, और सबसे नीचे एक लकड़ी की पटिया
जिस पर नटवर का नाम खुदा था, और नीचे खून के धब्बे। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। इसका मतलब नटवर को मरा हुआ साबित करने की पूरी योजना बनी थी। अचानक किसी की आहट आई। बीरबल झट से एक दीवार के पीछे छिप गए और सामने आया राजकवि चंद्रसेन। वो खुद ही बड़बड़ा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। नटवर की जगह मुझे मिली। दरबार में कविता भी मेरी चलने लगी। पर बीरबल ने सब बिगाड़ दिया। अब मुझे गवाही के सारे सबूत जलाने होंगे। बीरबल धीरे से उसकी पीठ पीछे आया। तो ये तुम थे जिसने नटवर को गधा बनाया और फिर उसके नाम की सारी यादें मिटा दी। चंद्रसेन चौंक गया। बीरबल, तुम? नहीं, तुमने कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कराया, क्योंकि नटवर की सबसे खास कविता की पंक्तियां तुम कभी पूरा नहीं बोल सके, और असली कलाकार की कला कोई चुराकर जी नहीं सकता। चंद्रसेन भागने ही वाला था कि बीरबल ने ताली बजाई। सैनिकों ने उसे घेर लिया। दरबार में अगले दिन जब चंद्रसेन को लाया गया तो नटवर भी सामने खड़ा था, अब इंसानी रूप में अपनी असली कविता सुनाता हुआ। अकबर ने सबके सामने ऐलान किया, नटवर को उसकी कला और सच्चाई के लिए सम्मान मिलेगा और चंद्रसेन को साजिश के लिए सजा। भीड़ तालियां बजा रही थी, पर बीरबल चुपचाप किसी और सोच में डूबा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या अब न्याय पूरा हुआ? बीरबल बोला, न्याय तो हुआ महाराज, लेकिन अब सवाल उठता है, चंद्रसेन ने अकेले इतनी बड़ी साजिश कैसे रची? कहीं उसके पीछे कोई और तो नहीं था जो आज भी दरबार में बैठा है? और वो चेहरा कहीं वही तो नहीं जिसे हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं? जारी रहेगा अगले भाग में। बीरबल और विश्वासघात की छाया। दरबार की भीड़ अब शांत हो चुकी थी। नटवर को इंसान का दर्जा वापस मिल चुका था और चंद्रसेन को पकड़ लिया गया था। पर बीरबल के मन में अब भी एक सवाल था, चंद्रसेन के पीछे कौन था? अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या अब भी कुछ बाकी है? बीरबल ने गहरी सांस ली और दरबार में मौजूद मंत्री धनपाल को देखा। महाराज, चंद्रसेन सिर्फ मोहरा था। असली साजिशकर्ता दरबार की कुर्सी पर वर्षों से बैठा है। धनपाल चौंक गया। क्या मतलब? बीरबल बोले, नटवर की लोकप्रियता से सिर्फ कवि नहीं जले थे, बल्कि वो भी जले थे जो दरबार के बजट से उसकी कला की रचना में खर्च रोकना चाहते थे। फिर बीरबल ने वो नकली दस्तावेज सबके सामने रखे। इन पर मंत्री की मुहर है। चंद्रसेन ने खुद कबूला कि सारी योजना को चलाने का दिमाग इसी का था। धनपाल घबरा गया। ये झूठ है, बीरबल मुझे फंसा रहा है। पर तभी नटवर ने एक गुप्त कविता सुनाई, जिसे सिर्फ वही जानता था जिसे नटवर ने कभी गुप्त रूप से सिखाया था। और वो कविता मंत्री धनपाल भी दोहराने लगा। बीरबल मुस्कराए। तुमने ही चंद्रसेन को सिखाया था ताकि वो असली नटवर बन सके। भूल गए थे, ये कला सिर्फ सिखाई नहीं, जानी भी जाती है। अकबर ने कहा, मंत्री धनपाल, तुम्हें पद से हटाया जाता है और तुम्हारे स्थान पर बीरबल के सुझाव से अब नटवर दरबार का कला प्रमुख बनेगा। नटवर की आंखों में आंसू थे। आपने मुझे इंसाफ ही नहीं, पहचान भी लौटा दी बीरबल जी। गधा अब मुस्कुराता था, क्योंकि वो अब इंसान था और इंसान अब हंसते हुए इंसाफ पा चुका था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, न्याय तब पूरा होता है जब गधा इंसान बन जाए और इंसान गधा नहीं बने। बीरबल और झूठ की रसोई भाग 1। कभी किसी ने सोचा है, अगर झूठ पकाया जाए तो उसकी खुशबू कैसी होगी? और अगर दरबार उसी झूठ से महक जाए तो सच्चाई कहाँ छुपेगी? एक सुबह दरबार में अजीब गंध फैल गई। मिठास जैसी नहीं, मसाले जैसी नहीं, पर कुछ तो था जो नाक में घुसते ही जुबान पर झूठ लाने लगता। सिपाही बिल्लू बोला, महाराज, आज तो मैं 5 शेरों से भिड़ गया था। और मंत्री गोवर्धन बोला, अरे,
मैंने तो चांद पर खिचड़ी पकाई थी कल रात। अकबर चौंके, ये दरबार है या कहानी घर? लेकिन तभी उन्होंने खुद बोला, मैंने तो कल सपने में देखा कि समुंदर मेरा नहाने का तालाब बन गया है। बीरबल मुस्कराया, महाराज, ये कोई सपना नहीं, ये झूठ की रसोई की खुशबू है जो पूरे महल में फैल चुकी है। अकबर ने आंखें तरेरी। बीरबल, क्या सचमुच कोई झूठ पकाकर लोगों को बहका रहा है? बीरबल ने धीरे से कहा, हाँ महाराज, कोई ऐसा है जो झूठ को गंध बना रहा है और दरबार को झूठ की मिर्ची में भून रहा है। शाम होते होते बीरबल ने खोज शुरू की। वो महल के हर कोने में जाकर हवा को सूंघते रहे, कभी बावर्ची खाने में, कभी गुप्त तहखाने में, पर असली गंध उन्हें ले गई महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर, राजरसोई के एक बंद कक्ष में, जहां कभी एक चमत्कारी बावर्ची का प्रयोगशाला हुआ करती थी। दरवाजा अंदर से बंद था, पर अंदर से आती थी झूठे वादों की आवाजें। मैंने 100 बार युद्ध जीते हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं ही इस महल का असली वारिस हूं। बीरबल ने खिड़की से झांका। एक वृद्ध रसोइया जिसकी आंखें लाल थी, और सामने एक बड़ा कड़ाहा जिसमें कुछ काला काला उबल रहा था। बीरबल चुपचाप वापस लौटे और अगली सुबह पूरे दरबार के सामने ऐलान कर दिया, महाराज, आज मैं सबको एक खास दावत दूंगा, एक ऐसी थाली जिसमें झूठ पकाया गया है। सब दरबारी हंसने लगे। बीरबल भी अब बावर्ची बन गए। बीरबल ने एक एक कर सबको थाली परोसी। खाने के बाद सब दरबारी एक एक कर अपनी पोल खोलने लगे। मैंने तो कभी युद्ध नहीं देखा, मैंने परीक्षा में नकल की थी। महाराज, मैं हर हफ्ते आपकी नकल करता हूं। अकबर बोले, ये क्या कर दिया बीरबल? बीरबल मुस्कराए, महाराज, ये सच की रसोई थी, पर अब हमें उस झूठ की रसोई को बंद करना होगा जहां से ये सारी साजिश चल रही है। और फिर अचानक बीरबल की थाली में से वही काली भाप उठने लगी जो कल उस गुप्त रसोई में थी। बीरबल चौंके, लेकिन मैंने तो ये रसोई देखी थी। इसका मतलब कोई जानता था कि मैं वहां गया था, और उस क्षण महल की रसोइयों में आग लग गई। किसी ने सारी रसोई को जला दिया था, सबूत मिटाने के लिए। अकबर चिल्लाए, बीरबल, ये तो कोई बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन सवाल ये है, वो झूठ पकाने वाला कौन था और वो क्या बना रहा था जो आने वाले समय में पूरे राज्य को भ्रमित कर सकता है? बीरबल बोले, महाराज, ये केवल शुरुआत है। झूठ की रसोई अब हमारे दिलों में उतरने लगी है, और अगली बार शायद कोई ऐसा झूठ पकाया जाएगा जिससे सच्चाई भी हार जाए। जारी रहेगा अगले भाग में, बीरबल और सत्य का आखिरी स्वाद। महल की रसोई जल चुकी थी। सारे बावर्ची घबराए खड़े थे, और बीरबल उस बुझती हुई आग को देख रहे थे जैसे उसकी लपटों में कोई राज छुपा हो। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, बीरबल, अगर तुमने झूठ की रसोई देखी थी तो ये आग उससे जुड़ा कोई साजिश है, लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया, महाराज, जो आग लगाई गई है वो बाहर की नहीं, बल्कि हमारे विचारों में है। अब वो झूठ सिर्फ रसोई में नहीं, हमारी सोच में घुल चुका है। उसी समय महल में एक नई परंपरा शुरू हुई, सत्य स्वाद प्रतियोगिता, जिसमें हर दरबारी को अपनी बनाई हुई थाली में सच्चाई का स्वाद परोसना था। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, बीरबल को महसूस हुआ हर कोई अब सच बोलने का दिखावा कर रहा है। राजा के खास मंत्री गोवर्धन ने परोसा सच्चाई की खिचड़ी, जिसमें मसाले ज्यादा थे पर स्वाद बिल्कुल नकली। बीरबल ने चखा और मुस्करा दिए, ये खिचड़ी झूठ की रसोई से आई है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, महाराज, अब झूठ इतना चतुर हो गया है कि वो सच्चाई जैसा दिखने लगा है। जिस रसोई को जलाया गया था उसका केंद्र कहीं और है, और ये प्रतियोगिता उसी साजिश का हिस्सा है।
तभी एक महल सेवक भागता हुआ आया। महाराज, रसोई घर के नीचे की गुप्त सुरंग से कोई अजीब रोशनी आ रही है और वहां से धीमी धीमी गंध भी। बीरबल तेजी से उस सुरंग की ओर दौड़े। अकबर और कुछ सिपाही उनके पीछे। वहां नीचे एक प्राचीन चूल्हा जल रहा था और उस पर रखे बर्तन में एक चटपटी पीली करी उबल रही थी। करी के ऊपर लिखा था सत्य का स्वाद। लेकिन बीरबल ने उस करी को सूंघते ही कह दिया, ये झूठ है। अकबर चौंक पड़े। क्या? इसका नाम तो सत्य का स्वाद है। बीरबल धीरे से बोले, महाराज, यही तो आज की सबसे बड़ी साजिश है। झूठ अब सच के नाम से परोसा जा रहा है। और तभी दीवार के पीछे से आवाज आई, वाह बीरबल, तुम्हारी नाक अभी भी तेज है, लेकिन अब ये खेल केवल गंध का नहीं, विचारों का है। बीरबल ने तलवार खींच ली। बाहर आओ। कौन हो तुम? आवाज गूंजती रही। मैं वो हूं जो झूठ को स्वाद बनाकर राज्य के सोच में मिला रहा है, और अगली बार जो पकाया जाएगा वो केवल मन को नहीं, आत्मा को भी धो देगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम उसे पहचानते हो? बीरबल ने गहरी सांस ली। महाराज, मुझे शक है। ये वही है जिसे वर्षों पहले पागल समझकर राज्य से निकाल दिया गया था। राजवैद्य चंद्रभान, जो अब वापस आया है सत्य को अपने झूठ से हराने। क्या बीरबल उस चट्टे झूठ को रोक पाएंगे, या पूरा राज्य ही झूठ के स्वाद में डूब जाएगा? जारी रहेगा अगले भाग में। बीरबल और चंद्रभान का सत्य युद्ध। महल की तहखाना सुरंग अब साजिश का केंद्र बन चुकी थी। बीरबल उस चूल्हे को घूरते रहे जिसमें सत्य का स्वाद पकाया गया था। अचानक उन्होंने एक चम्मच से करी निकाली और जमीन पर गिरा दी। वहां मिट्टी पर एक शब्द उभर आया, दर्पण। बीरबल मुस्कराए। झूठ अपनी असलियत कभी छिपा नहीं सकता, बस हमें उसे सही दिशा से देखना आना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया, सिपाहियों, पूरे राज्य में दर्पण योजना लागू करो। हर दरबारी, हर सेवक, हर नागरिक को अपना चेहरा हर सुबह एक दर्पण में देखना होगा। अगर वो खुद से नजरें चुरा रहा हो तो समझो वो झूठ से ग्रस्त है। राज्य भर में दर्पण बांटे गए। लोग सुबह सुबह आईने में खुद को देखने लगे। लेकिन तभी कई लोगों की आंखें लाल होने लगी और कुछ रोने लगे। क्यों? क्योंकि दर्पण में वो नहीं दिखते थे जो वो असल में थे। चंद्रभान की चाल रंग लाने लगी थी। उसने ऐसा आयुर्वेदिक धूप बनाया था जो रसोई से निकलकर पूरे महल में फैल रहा था, जिससे हर कोई खुद को सच्चा मानने लगा। यहां तक कि बीरबल को भी शक हुआ कि कहीं मैं भी तो झूठ में नहीं डूब रहा। उसी रात बीरबल ने महल के पीछे पुराने गुप्त पुस्तकालय का दरवाजा खोला। वहां एक किताब थी, मन का तुला, जिसमें बताया गया था कि असली सच्चाई का पता केवल मन की तराजू से लगाया जा सकता है। और वो तराजू अब बीरबल को ढूंढनी थी। बीरबल ने घोषणा की, मैं एक विशेष सभा करूंगा जिसमें हर दरबारी को एक प्रश्न पूछूंगा और जवाब देना होगा मन की तराजू पर हाथ रखकर। सभा शुरू हुई। तराजू जैसे ही किसी झूठे के हाथ में जाती वो गर्म हो जाती। लेकिन जब वो गोवर्धन मंत्री के पास पहुंची, तराजू में आग लग गई। बीरबल ने कहा, यही है झूठ का सबसे बड़ा रसोइया। अकबर ने गुस्से में कहा, गोवर्धन, तुम्हारी ये मजाल। गोवर्धन डरते हुए बोला, मैं तो केवल चंद्रभान की बात मान रहा था। असली खेल तो उसने खेला है। अकबर चौंक गए। वो चंद्रभान कहाँ है? तभी हवा में धुआं फैल गया और एक परछाई दीवार पर उभर आई। मैं अभी यही हूं बीरबल, पर अगली बार सिर्फ स्वाद नहीं, पूरा सच ही नकली बना दूंगा। क्या तब भी तुम सच्चाई को पहचान पाओगे? बीरबल ने आंखें तरेरी। मैं तैयार हूं चंद्रभान, पर अगली बार सिर्फ तराजू नहीं, तुम्हारा मन ही मेरा हथियार बनेगा। क्या बीरबल उस धुएं की सोच को रोक पाएंगे, या पूरा राज्य चंद्रभान के झूठ के युग में डूब जाएगा?
राजमहल में तनाव घना हो चुका था। हर दरबारी अब एक दूसरे को संदेह की नजरों से देखने लगा था। यहां तक कि राजा अकबर भी अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। बीरबल, जो अब तक हल्की मुस्कान में सारी साजिशें सुलझा देते थे, अब गहरे चिंतन में डूबे थे। उन्होंने अपने कक्ष में प्रवेश किया, दीपक बुझा दिया और चुपचाप बोले, अब लड़ाई सच और झूठ की नहीं, मन और माया की हो गई है। बीरबल ने पुराने राजग्रंथों से एक लिपि निकाली, जिसमें उल्लेख था एक अदृश्य तराजू का, जो इंसान के मन की तरंगों से उसका सत्य मापती थी। लेकिन उस तराजू को बनाने के लिए चाहिए था एक सच बोलने वाला मूर्ख। बीरबल के माथे पर बल आया। फिर वे हंस पड़े। मूर्ख तो पूरा दरबार भरा है, पर सच बोलने वाला मूर्ख, अब तलाश करनी पड़ेगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की, राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, जो खुद को मूर्ख माने और वो कहे, जिससे राजा तक हंस पड़े, उसे मिलेगा सोने का सिक्का। दरबार में कतार लग गई। कोई कहता, मैंने घोड़े को उड़ते देखा। कोई कहता, मैंने अपनी परछाई से शादी की। लेकिन तभी एक किसान आया। उसने कहा, मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने बीरबल के कहने पर सोचा कि कोई मूर्ख इनाम पा सकता है, पर इनाम के लिए भी समझदारी चाहिए, और वो मेरे पास नहीं है। बीरबल मुस्कराए। यही है मन का सत्य, बिल्कुल सच्चा मूर्ख। अब उस किसान की धड़कनों से, उसकी सहजता से बीरबल ने बनाई मन की तराजू। तराजू अब तैयार थी, पर जैसे ही वो पहली बार प्रयोग में लाई गई, पूरे महल में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के कान से धुआं निकलने लगा, किसी की आंखों से नीला पानी टपकने लगा। तराजू ने मन के भीतर छिपे झूठ को बाहर खींचना शुरू कर दिया था। और फिर दरबार में रखा वो प्याला, जिसमें महाराज का जल आता था, वो फूट गया। सारे दरबारी सन्न। बीरबल चौंके, कहीं राजा के आसपास भी तो। तभी चंद्रभान की हंसी गूंजी। इस बार मैंने बीरबल को नहीं, राजा को ही झूठ बना दिया है। क्या अब बीरबल अपने ही महाराज को सच्चा साबित कर पाएंगे, या अब सच्चाई के इस युद्ध में राज्य ही नकली हो जाएगा? जारी रहेगा अगले भाग में, बीरबल और राजा का नकली सच। बीरबल के सामने अब सबसे कठिन प्रश्न था, जिस ताज की रक्षा उन्होंने की थी, क्या अब वही ताज झूठ से बना है? चंद्रभान का दावा था कि उसने एक ऐसा मायाजाल रचा है, जिससे राजा के मन में असली और नकली का फर्क मिट चुका है, और अब वो जब बोलेगा, उसकी आत्मा की तरंगे झूठ की गवाही देंगी। बीरबल ने चुपचाप तराजू की ओर देखा। तराजू अब भी कांप रही थी, जैसे खुद सच बोलने से डर रही हो। अकबर सिंहासन पर गंभीर बैठे थे। बीरबल ने उनसे पूछा, महाराज, क्या आप वही हैं जो बचपन में एक आम की चोरी करते पकड़े गए थे? राजा चौंके। बचपन में? हाँ, मैंने किया था। पर वो कहानी तुमको कैसे पता? तराजू स्थिर हो गई। बीरबल मुस्कराए। झूठ की रसोई, मन की तराजू, और अब दिल की गवाही। राजा वही है जो अपने बचपन के झूठ को आज भी स्वीकारे। पर तभी दरबार के एक कोने से भयानक चीख सुनाई दी। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, महल के पीछे वाली भूमिगत सुरंग में एक और राजा अकबर बंद मिला है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चंद्रभान ने सिर झुकाया, फिर धीमे से मुस्कराया। एक नकली बीरबल की साजिश तो तुमने खोल दी थी, पर असली राजा को बंदी बनाकर मैंने तो पूरा दरबार ही नकली बना दिया था। अब सबकी निगाहें अकबर की ओर मुड़ी। जो सिंहासन पर बैठे थे, वो कौन थे? बीरबल ने तराजू उठाई और आगे बढ़े। क्या बीरबल असली और नकली राजा में फर्क कर पाएंगे, या अब दरबार का सबसे बड़ा सच सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा? जारी रहेगा अगले भाग में। पूरा दरबार अब स्तब्ध था। सामने दो अकबर खड़े थे, एक सिंहासन पर शाही वस्त्रों में, दूसरा महल की सुरंग से छूट कर आया, थका और धूल से लथपथ।
बीरबल ने दोनों को देखा। चेहरे एक जैसे, आवाज मिलती जुलती, चाल तक समान। पर मन? बीरबल ने मन की तराजू उठाई, दोनों राजाओं के सामने रखा। पहले सिंहासन वाले ने तराजू थामी। क्षण भर में तराजू कांपने लगी, जैसे कोई बेचैन रहस्य उबल रहा हो। बीरबल ने पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि बचपन में आपने सबसे पहली कविता किसे सुनाई थी? वो बोले, शायद अपनी मां को। तराजू कांपती रही। फिर बीरबल ने सुरंग से आए अकबर को तराजू दी। उसने गहरी सांस ली और कहा, कविता? नहीं बीरबल, मैंने पहली कविता तुम्हें सुनाई थी जब तुम दरबार में नए नए आए थे और मेरा मन दुखी था। तराजू शांत हो गई। उसकी सुई चमकने लगी, जैसे सत्य ने स्वयं को प्रकट कर दिया हो। बीरबल ने सिर झुकाया। ये है हमारे असली महाराज, और बाकी सब बस एक झूठ की रसोई का भानुमती का कुनबा। चंद्रभान हंसते हुए बोला, मान गया बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को कोई हरा नहीं सकता। पर याद रखना, झूठ कभी नहीं मरता, वो बस जगह बदलता है। राजा ने कहा, उसे कालकोर्री में डाल दो। पर बीरबल ने रोक दिया, नहीं महाराज, चंद्रभान को बंद नहीं, सुनाया जाना चाहिए, ताकि लोग सीख सकें कि सबसे बड़ा ताज भी तभी चमकता है जब उसमें सत्य जड़ा हो। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। राजा ने बीरबल को गले लगाया, मेरे सच्चे दोस्त और मेरी आंखें। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर झूठ की रसोई को बंद कर सच के स्वाद से पूरा साम्राज्य भर दिया। पर तभी एक दूत दरबार में दौड़ता हुआ आया। महाराज, बीरबल की मां की समाधि पर कोई अजनबी फूल चढ़ा कर गया है और वहां एक चिट्ठी छोड़ी है जिस पर लिखा है, सच के साथ खेल खत्म नहीं हुआ, अब खेल शुरू होगा। बीरबल के बचपन का रहस्य खोलो। राजा और बीरबल दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या बीरबल के बचपन में छुपा है कोई ऐसा राज जो पूरे राज्य को हिला देगा? जारी रहेगा बीरबल और बचपन की छाया में, या उसका अतीत कोई ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जो सबको हिला देगा? लेकिन पहला सवाल यह है, बीरबल के बचपन में कौन चुपचाप फूल चढ़ाने आया और क्यों? सर्द हवा महल की दीवारों से टकरा रही थी। दरबार में शांति थी, पर बीरबल के मन में तूफान। वो चिट्ठी अब भी उनके हाथ में थी। बचपन का वो पन्ना पलटकर देखो जहां नाम से पहले साया था। बीरबल रात में अकेले ही उस समाधि की ओर बढ़े, उनकी मां की समाधि, जहां अब तक किसी ने फूल नहीं चढ़ाए थे, और आज वहां गुलाबी चंपा के फूल सजे थे। वो भी राजमहल के बागीचे से नहीं थे। उन्होंने चुपचाप फूलों को सूंघा। एक गंध जानी पहचानी थी, लेकिन बहुत पुरानी, शायद 25 साल पहले की। बचपन का साया। उनके कानों में ये शब्द गूंजे। अगले दिन बीरबल ने चुपचाप अपने जन्म स्थान की ओर कूच किया। वो गांव जो उन्होंने दरबारी बनने के बाद कभी नहीं देखा था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया, पर एक बूढ़ी औरत बोली, बीरबल, वो तो बचपन में मर गया था बेटा। बीरबल ठिठक गए। क्या? औरत बोली, हाँ, गांव में एक अनाथ बच्चा आया था, चुपचाप, अकेला। उसने बीरबल का नाम लिया और उसी के नाम से बड़ा हो गया। कहते हैं असली बीरबल उस कुएं में गिर गया था। बचपन में बीरबल का सिर घूम गया। उनका पूरा जीवन, नाम, पहचान, क्या सब झूठ था? उन्होंने गांव का वो पुराना कुआं खोजा। उसके अंदर एक टूटी सीढ़ी के नीचे कुछ लिखा था, जो सत्य खोजेगा उसे अपना नाम छोड़ना होगा। और उसी क्षण कुएं के पार अचानक एक आवाज आई, अब बताओ बीरबल, अगर तुम ही बीरबल नहीं तो वो कौन है जो दरबार में तुम्हारा इंतजार कर रहा है? बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा और वही खड़ा था, एक दूसरा बीरबल। क्या दरबार में भी कोई और बीरबल है, या बीरबल की पहचान ही अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है? जारी रहेगा अगले भाग में।
बीरबल और दूसरा नाम। और वो दूसरा बीरबल, क्या उसका अतीत सामने आया है या कोई नई साजिश? लेकिन असली सवाल ये है, अगर बीरबल ही बीरबल नहीं है तो दरबार में अब तक कौन बैठा था, गांव के उस सुनसान कुएं के पास? जब बीरबल ने उस चेहरे को देखा जो हुबहू उनका हमशक्ल था, तो उनकी सांसें थम गई। कौन हो तुम? बीरबल ने पूछा। वो मुस्कुराया। वही जिसकी जिंदगी तुम जीते आए हो, वही जिसे इतिहास ने भुला दिया और जिसे दरबार ने अपना समझ लिया। बीरबल की आंखें फटी रह गई। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं असली बीरबल हूं और तुम सिर्फ मेरी परछाई हो जिसे किसी ने मेरे बदले में खड़ा कर दिया था। बीरबल का माथा ठनका। लेकिन अगर तुम असली बीरबल हो तो बचपन में तुम कुएं में गिरे थे। वो बोला। गिरा था, लेकिन मरा नहीं था। एक रहस्यमयी साधु ने मुझे बचाया। मेरी यादें कुछ सालों तक धुंधली थी, पर अब सब याद आ गया है। बीरबल एकदम स्तब्ध खड़े रहे। और तुम यहां क्यों आए हो? अपना नाम वापस लेने, अपनी जगह, अपना इतिहास। उसी वक्त एक चीख सुनाई दी। किसी ने गांव की नदी से एक संदूक निकाला था जिसमें बीरबल की मां की असली चिट्ठियां और पुराने दस्तावेज थे, और एक आखिरी चिट्ठी जिसमें लिखा था, अगर कोई मेरे बेटे के नाम पर दरबार में है तो वो जान ले, मेरा असली बेटा उस ताबीज को पहने हुए है जिसमें वीर शब्द लिखा है। वो ही मेरा सच्चा बीरबल है। बीरबल ने अपनी गर्दन से ताबीज निकाला, लेकिन उस पर कुछ नहीं लिखा था। और तभी सामने वाले बीरबल ने अपनी गर्दन से एक ताबीज निकाला जिसमें हल्की सी चमकती हुई लकीर थी। वीर। बीरबल की सांसें थम गई। क्या सचमुच वो असली बीरबल है, या ये कोई और साजिश है जो बीरबल की पहचान मिटाने आई है? और अगर बीरबल असली नहीं तो अकबर का सबसे चतुर वजीर कौन? या खुद ही वो साबित हो जाएगा जो वो कभी था ही नहीं? तो सवाल उठता है, जिसे हम बीरबल कहते हैं, क्या वो बीरबल है भी? कुएं के पास दो बीरबल आमने सामने खड़े थे। दोनों में एक सा चेहरा, एक सी चाल, और दोनों के पास अपना अपना सच। तब तुम्हारे पास क्या है ये साबित करने को कि तुम ही असली बीरबल हो? हमारे बीरबल ने पूछा। सामने वाले बीरबल ने कहा, बस वो जो तुम्हारे पास नहीं है, मां की आखिरी चिट्ठी, बचपन के निशान, और वो यादें जो किसी और की नहीं हो सकती। सारी रात दोनों के बीच बहस होती रही। अगले दिन दोनों ही बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर बोले, इस देश का सबसे चतुर इंसान अगर अपनी ही पहचान साबित न कर पाए तो उसे बीरबल कहलाने का हक नहीं। अब दोनों बीरबलों को एक एक सवाल दिया गया। पहले बीरबल से पूछा गया, अगर तुम्हें अपनी पहचान छुपानी हो तो तुम कौन सा तरीका अपनाओगे? उसने जवाब दिया, मैं अपनी पहचान छुपाने के लिए किसी और का नाम नहीं लूंगा, बल्कि कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मेरे काम से मुझे पहचाने। दूसरे बीरबल से वही सवाल पूछा गया। उसने कहा, मैं पहले खुद की पहचान तलाशूंगा, फिर दूसरों को बताऊंगा कि मैं कौन हूं। अकबर मुस्कुराए। तो एक काम करो, दोनों मिलकर एक ऐसे रहस्य की परत खोलो जो महल की रसोई में दबा है, जिसने पूरे राज्य को भ्रम में डाल दिया है, जहां सच्चाई पकाई जा रही है। झूठ की रसोई में। जो बीरबल उस झूठ को पहचान ले, वही मेरा असली बीरबल होगा। अब कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से शुरू होता है एक नई कहानी का द्वार। दरबार में दो बीरबल खड़े थे। बादशाह अकबर की आंखों में पहली बार संशय था। अगर तुम दोनों बीरबल हो, उन्होंने कहा, तो कौन है वो जो मेरे वर्षों से साथ है, और कौन है जो आज आया है? सन्नाटा छा गया। असली बीरबल चुपचाप आगे बढ़े। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, जहां सवाल पहचान का हो, वहां जवाब तर्क में नहीं, अनुभव में होता है। उन्होंने एक छोटी थाली मंगवाई। थाली में रंग बिरंगे फूल मंगवाए और बोले, इन फूलों को देखिए,
नकली और असली में फर्क तभी समझ आता है जब आपको उसकी खुशबू पहचानने आती हो। मेरी पहचान भी वैसी ही है। जो जानता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं। फिर वो अकबर की ओर मुड़े। जहां निर्णय कठिन हो वहां एक छोटा सा प्रयोग मदद करता है। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, दोनों को, खुद को भी, और जो जवाब सही देगा वो रहेगा। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें किसी गरीब किसान को उसकी भूल पर सजा देनी हो तो क्या करोगे? नकली बीरबल बोला, उसे दरबार में लाकर सजा दूंगा ताकि सबको सबक मिले। असली बीरबल बोले, मैं उससे उसकी जमीन पर जाकर मिलूंगा, समझाऊंगा, सजा उसकी फसल से नहीं उसके घमंड से दूंगा ताकि वो सीखे, झुके नहीं। अकबर मुस्कुरा दिए। उन्होंने नकली बीरबल को देखा और फिर असली की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं और तुम्हारा नाम भी कोई छीन नहीं सकता। नकली बीरबल ने एक पल को आंखें झुका दी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा नाम नहीं चाहता था। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें नाम मिला है या तुमने नाम कमाया है। आज समझ आ गया, तुमने हर पल खुद को साबित किया है। और वो चुपचाप दरबार से चला गया। अकबर बोले, बीरबल, इस कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नए विश्वास की शुरुआत है। बीरबल झुके और बोले, जहां पहचान को साबित करने की जरूरत न पड़े वही सच्चा दरबार होता है। बीरबल और हंसते हुए कत्ल का रहस्य। अगर किसी की मौत होते वक्त चेहरे पर मुस्कान हो तो क्या वो हत्या होती है या कोई हंसता हुआ रहस्य? एक दिन दरबार के पास की गली में एक अजीब शोर मचा। मर गया, हंसते हंसते मर गया। बीरबल जैसे ही पहुंचा, सामने एक नाई का मृत शरीर था। चेहरे पर एक चौंकाने वाली हंसी, आंखें खुली पर कोई डर नहीं। अकबर तक ये खबर पहुंची। राजवैद्य ने कहा, महाराज, ये कोई साधारण मौत नहीं। चेहरे पर ऐसी हंसी सिर्फ तब आती है जब आत्मा को शांति नहीं बल्कि कोई रहस्य छोड़कर जाना होता है। बीरबल मुस्कराया, मौत हंसी में लिपटी हो तो उसका राज जरूर जिंदा होता है। मृत नाई का नाम था हरिदास। वो पूरे नगर में अपने चुटकुलों और कहानियों के लिए मशहूर था। पर मौत के पहले दिन उसने 3 लोगों से आखिरी बार बात की थी। 1, राजकवि शंखधर। 2, महल की रसोई की प्रमुख रंभा। 3, और एक अनजान सन्यासी जो सिर्फ हसिया बाबा के नाम से जाना जाता। बीरबल ने तीनों को बुलवाया। शंखधर बोला, मैं तो हरिदास से कह रहा था कि तुझे कविता सिखा दूं। वो तो ठहाके लगाता रहा और बोला, कभी मेरी कहानी सुन लेना, राजा भी हंसेगा। रंभा ने कहा, उसने मेरे हाथ का खट्टा कढ़ी खाया और बोला, आज आखिरी बार, जी भर के खा लिया। मैं समझी मजाक कर रहा है। और हसिया बाबा, वो बोले, मैंने तो बस इतना कहा, जो अंत में हंसे वही सच्चा। अब अगर वो हंसते हंसते चला गया तो क्या मैं दोषी हूं? पर बीरबल को एक सुराग मिल गया था। हरिदास के झोले में एक अधूरी कहानी की पांडुलिपि। उसका नाम था आखिरी ठहाका और उस पन्ने के आखिरी शब्द थे, जिसे ये कहानी पूरी मिल जाए वो जान जाएगा मौत आई कैसे। अब बीरबल के सामने सवाल था, क्या हरिदास की मौत एक हत्या थी जो कहानी के जरिए दर्ज की गई, या किसी ने उसकी कहानी का अंत उससे पहले ही लिख दिया? और असली सवाल, क्यों केवल हंसते हुए लोग ही अगला निशाना बन रहे हैं? क्योंकि 2 दिन बाद राजकवि शंखधर भी मिला, मरा हुआ, और चेहरे पर वैसी ही हंसी। क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या हसिया बाबत असली हत्यारा है, या ये सब एक अधूरी कहानी के पात्र हैं जिसका लेखक अब तक छिपा बैठा है? अब बीरबल के सामने था एक ऐसा हत्यारा जो किसी को मारता नहीं, बस हंसाता है और लोग मर जाते हैं। बीरबल ने कहानी पढ़नी शुरू की। हरिदास की लिखी वो अधूरी पांडुलिपि एक अजीब किरदार से शुरू होती थी। कह कहे नाम का जोकर, जो हर किसी की मौत से पहले उसकी हंसी चुराता था।
बीरबल सोच में पड़ गया। क्या ये सब कोई सांकेतिक भाषा है या कोई कहानी नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप? तभी तीसरे दिन एक नई मौत हुई। महल की रसोई प्रमुख रंभा मरी हुई पाई गई और उसके गले में एक लाल पगड़ी बंधी थी जिस पर लिखा था, जिसने हंसी को हल्के में लिया अब वो हमेशा के लिए हल्का हो गया। बीरबल अब गंभीर हो गया। तीनों मौतें, हरिदास, शंखधर और रंभा, तीनों कलाकार थे। तीनों की एक आदत थी, लोगों को हंसाना। और तीनों की मौत के पहले एक व्यक्ति जरूर मिला, हंसिया बाबा। लेकिन जब हंसिया बाबा को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे गए तो वो उसका झोम पड़ा खाली मिला। सिर्फ एक शीशा पड़ा था जिस पर लिखा था, तलाश मुझ में नहीं, जिसकी तलाश है वो तो अब तुम्हारे पीछे है, बीरबल। राजा अकबर ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि अगला शिकार तुम हो? बीरबल ने गहरी सांस ली। नहीं जहांपनाह, अगला शिकार मैं नहीं, मेरे भीतर छिपी हंसी है। और यही बात उसे लेकर गई दरबार के एक पुराने रसीद खाने में जहां हरिदास ने पहली बार कहानी लिखी थी। वहां बीरबल को मिला एक और अधूरा पन्ना जिस पर लिखा था, अगर कोई मेरी अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश करेगा तो उसकी हंसी सबसे पहले मरेगी। और फिर वो खुद अब रहस्य और गहरा हो गया था। क्या वाकई ये एक श्रापित कहानी है या कोई मासूम कहानीकार एक एक हंसते कलाकार को मार रहा है क्योंकि वो उसकी कहानी को चुरा बैठे थे? बीरबल के सामने अब दो सवाल थे। एक, क्या उसे कहानी पूरी करनी चाहिए? दो, या वो खुद भी हंसते हंसते मर जाएगा? आगे क्या होगा? क्या बीरबल कहानी को अंत तक पढ़ेगा या हंसी के कातिल को पकड़ने के लिए उसे अपनी हंसी छोड़नी पड़ेगी? तीन कलाकार, तीन मौतें, एक ही चेहरा हंसी से भरा हुआ। हरिदास की अधूरी कहानी आखिरी ठहाका एक एक कर रही थी कत्ल। हंसिया बाबा लापता और बीरबल को मिला था वो डरावना संदेश, जिसने कहानी पूरी की उसकी हंसी पहले मरी। अब सवाल था, क्या बीरबल अपनी हंसी को बचा पाएगा या अगली कब्र खुद उसकी होगी? कहानी आगे बढ़ती है। बीरबल ने अगले दिन एक अजीब फैसला लिया। उसने ऐलान किया, मैं आखिरी ठहाका को पूरा करूंगा। पर राजसभा में सभी के सामने राजा हैरान हुए। बीरबल, अगर वो श्रापित है तो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर डर से हंसी मर जाए तो जीने का क्या मतलब? पूरा दरबार भरा हुआ, सबकी नजरें बीरबल पर। उसने कहानी का अगला भाग पढ़ना शुरू किया। जोकर कह कहे ने सबकी हंसी चुराई, पर एक कलाकार था जो कभी नहीं हंसा। वो था वो आखिरी ठहाका जिसने हंसी को मौत से जोड़ा। भीड़ चुप। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती दरबार का माहौल डरावना होता गया। तभी महल के सबसे ऊंचे दरवाजे से एक परछाई अंदर आई। लाल चोगा, आंखों में कोयले जैसी चमक और चेहरे पर ऐसा चेहरा जो हमेशा मुस्कुरा रहा था। बीरबल चौंका। हंसिया बाबा? पर नहीं, ये कोई और था। वो बोला, मैं हूं आखिरी ठहाका। हरिदास ने मेरी कहानी चुराई। शंखधर ने मेरे पात्रों पर कविता लिखी। रंभा ने इसे नाटक बना दिया। अब मैं उनका आखिरी अभिनय बना। राजा बोले, तू कौन है असल में? वो बोला, मैं कलाकार नहीं, मैं वो कहानी हूं जिसे कभी सुना नहीं गया, बस हंसी में दबा दिया गया। और अब बीरबल, तू भी इसे अधूरा ही छोड़ दे, वरना तेरा हंसना भी इतिहास बन जाएगा। बीरबल ने गंभीर होकर उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर तू अधूरी कहानी है तो मैं वो पाठ हूं जो अंत देता है। और उसने कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ा। जो आखिरी ठहाका बनता है वो कभी दूसरों की हंसी नहीं चुराता, बल्कि उन्हें हंसने देता है ताकि मौत भी डर जाए। और तभी वो लाल कपड़े वाला जोकर जमीन पर गिर पड़ा।
उसके चेहरे की हंसी गायब, आंखों से बह रहा था एक आंसू। क्यों? क्योंकि उस पल उसे वो हंसी मिल गई जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। दूसरे के लिए हंसना। दरबार में तालियां गूंजने लगी। रहस्य समाप्त और बीरबल की हंसी फिर से लौट आई। लेकिन जैसे ही बीरबल पांडुलिपि को मोड़ने लगा, उसके नीचे एक और पन्ना निकला जिस पर लिखा था, तू सोचता है आखिरी ठहाका खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होगी, जहां हंसी किसी का हथियार नहीं बल्कि समय का शत्रु बनेगी। क्या बीरबल फिर से किसी अदृश्य हंसी के दुश्मन से भिड़ेगा? क्या समय का शत्रु लौट रहा है नए चेहरे में? जब बीरबल ने वो आखिरी पन्ना पढ़ा और दरबार में छुपे हंसते जोकर का रहस्य उजागर हुआ, तो धीरे धीरे सभी चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान लौट आई। वो रहस्यमयी व्यक्ति जिसने खुद को आखिरी ठहाका कहा, दरअसल एक मानसिक रोगी था जिसकी कला को कभी कोई मंच नहीं मिला। उसका नाम असली में विभानाथ था, हरिदास का पुराना शिष्य, जिसकी कहानियां हमेशा दबा दी जाती थी। हरिदास, शंखधर और रंभा सबने कभी ना कभी उसकी कला को नजरअंदाज किया था, जिसका दर्द उसके भीतर पनपता गया, यहां तक कि उसकी हंसी किसी दूसरे की मौत बन गई। बीरबल ने न सिर्फ एक मानसिक बीमार को रोका, बल्कि समाज को एक आईना दिखाया कि हर हंसी के पीछे दर्द भी हो सकता है। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से सच्चाई को उजागर किया, पर इस बार तुमने दिल भी जीता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर हंसी से किसी का दर्द छिप जाए तो वो हंसी अमृत है, लेकिन अगर वो किसी की जान ले ले तो वो हंसी एक श्राप बन जाती है। फिर क्या हुआ? विभानाथ को इलाज के लिए भेजा गया और उसकी अधूरी कहानी, आखिरी ठहाका, बीरबल ने पूरी की। लेकिन इस बार मंच पर अभिनय नहीं, बल्कि समझदारी और संवेदना के साथ। कर दूं, तैयार है? बीरबल और मुस्कराती घड़ी का रहस्य। अगर एक घड़ी हमेशा मुस्कराती रहे तो क्या वो समय दिखा रही है या किसी और की मौत गिन रही है? एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए समय पर भाषण दे रहे थे। समय सबसे बड़ा राजा है। जो समय को नहीं समझता वो कभी भी महान नहीं बन सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, समय की चाल कोई समझ नहीं पाया, लेकिन अगर समय मुस्कुराने लगे तो समझिए कोई अनर्थ होने वाला है। राजा हंसे, क्या समय भी कभी मुस्कुराता है? बीरबल बोले, शायद नहीं, पर कल दरबार में कुछ अजीब हुआ। और अजीब हुआ था। महल के सबसे पुराने घड़ी घर से एक अजीब शोर आया था। घंटी नहीं बजी, बल्कि हंसी की आवाज आई थी। रात्रि प्रहरी अमर सिंह ने देखा कि घड़ी के डायल पर बनी दोनों सुइयां उंगलियां बन चुकी थी, जो किसी के चेहरे की तरह हंस रही थी। और जब वो घड़ी को छूने गया तो उसका शरीर कांप उठा। अगली सुबह अमर सिंह लापता था। घड़ी ने सुबह 5 बार टन-टन नहीं किया, बल्कि 5 बार एक नारी की हंसी की आवाज निकाली। बीरबल को बुलाया गया। घड़ी घर का दरवाजा खोला गया और अंदर मिला अमर सिंह का हेलमेट और एक पर्ची। जब समय हंसने लगे तो समझो किसी की सांसें गिनने में व्यस्त है। राजा घबरा गए। क्या कोई जादू है, बीरबल? बीरबल ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, नहीं जहांपनाह, ये जादू नहीं, ये कोई इंसान है जो समय को एक हत्यारा बना रहा है। रहस्य शुरू हो चुका था। घड़ी हर रोज एक बार हंस रही थी और हर रोज एक व्यक्ति लापता हो रहा था। कभी कोई सिपाही, कभी बावर्ची, कभी चित्रकार, लेकिन कोई शव नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिलती, एक पर्ची और मुस्कुराहट की छाया। बीरबल को अब यह समझ आ चुका था, ये किसी सिरफिरे का खेल नहीं, बल्कि एक मास्टर प्लान है जो समय के बहाने दरबार को खत्म करना चाहता है। पर कौन और क्यों? क्या ये कोई पुराना दुश्मन है? क्या घड़ी सिर्फ एक प्रतीक है
या वाकई समय हंस रहा है, क्योंकि वो जानता है बीरबल अब उसका अगला शिकार है। बीरबल और मुस्कराती घड़ी का रहस्य भाग 2। छाया की सुई। बीरबल घड़ी घर में अकेले खड़े थे। चारों ओर पत्थर की पुरानी दीवारें थी जिन पर समय की धूल जमी थी। बीचों बीच खड़ी थी वो अजीब घड़ी जिसकी सुइयां अब भी उसी रहस्यमयी मुस्कुराहट में ठहरी थी। बीरबल ने धीरे से सुइयों को छुआ और तभी उन्होंने देखा कि उन सुइयों की परछाई दीवार पर ठीक वैसी ही आकृति बना रही थी जैसी दरबार में एक पुरानी पेंटिंग में देखी गई थी। एक महिला की हंसती हुई आकृति। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। ये मुस्कुराहट इंसानी है, मशीन की नहीं। उसी समय दरबार का सबसे बूढ़ा घड़ीसाज नजीर मियां दरबार में घबराया हुआ आया। उसने बताया, हुजूर, ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं, ये शाही समयकर्ता रानी मेहरुन्निसा की विशेष मांग पर बनाई गई थी। कहा जाता है वो समय की गति को हंसी में बदलना चाहती थी ताकि उनकी जवानी कभी न ढले। अकबर चौंके, लेकिन मेहरुन्निसा तो वर्षों पहले गुम हो चुकी थी। बीरबल की नजरें गहरी हो गई और अब उसकी मुस्कुराहट वापस आ चुकी है। उसी रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक नकली दरबारी को पहरे पर बैठाया और खुद छुप गए। जैसे ही घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, एक हल्की हंसी की गूंज हुई और एक छाया कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथ में थी एक बेहद नुकीली सुई जैसी चीज जो पूरी तरह काली थी और साया लग रही थी। नकली दरबारी को वो छाया छू भी न पाई थी कि बीरबल ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन छाया हवा में घुल गई और बस एक चीज पीछे रह गई, एक और पर्ची। जब समय को हंसना सिखाया गया तब इंसान की मौत लिखी गई। मैं वही हंसी हूं और मैं अब रुकूंगी नहीं। बीरबल के मन में हलचल थी। उन्होंने राजमहल के पुराने खजाने की ओर रुख किया जहां रानी मेहरुन्निसा की चीजें रखी थी और वहां उन्हें मिली एक डायरी जिसमें लिखा था, अगर मेरी मुस्कुराहट अमर हो तो मुझे कौन भूल पाएगा। मैं समय में जिंदा रहूंगी और हर उस इंसान को मिटा दूंगी जो मुझे भुलाएगा। और तभी बीरबल को समझ आया, ये मुस्कुराहट महज प्रतीक नहीं, एक आत्मा है, एक बदले की भूखी आत्मा जो अब समय के जरिए सबको खा जाना चाहती है। बीरबल दरबार में लौटे जहां राजा घबरा चुके थे। सिपाही, कलाकार, बावर्ची सब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। बीरबल ने कहा, अब अगला निशाना कोई आम आदमी नहीं बल्कि राजपरिवार होगा, शायद राजा खुद। और तभी दरबार की घड़ी ने फिर मुस्कुराहट दी, लेकिन इस बार सुइया घूमने के बजाय सीधे अकबर की ओर उठ गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बीरबल को उस मुस्कुराती घड़ी को नष्ट नहीं करना बल्कि समय के भीतर जाकर उस आत्मा से बात करनी है। हाँ, अगली कहानी है बीरबल और समय की काली सुरंग, जहां बीरबल को समय के भीतर प्रवेश करना होगा। लेकिन क्या कोई इंसान घड़ी के भीतर जा सकता ही? घड़ी की सुइया अकबर की ओर उठ चुकी थी और दरबार में सन्नाटा छा गया था। बीरबल ने तुरंत घड़ी की ओर छलांग लगाई और एक अद्भुत बात हुई। जैसे ही उन्होंने सुइयों को दोनों हाथों से पकड़ा, पूरी घड़ी जोर से गूंज उठी और पल भर में बीरबल वहां से गायब हो गए। दरबार में चीखें गूंज उठीं, बीरबल। लेकिन अब वो वहां नहीं थे। वे प्रवेश कर चुके थे समय की काली सुरंग में। ये कोई सामान्य जगह नहीं थी। यहां समय रुकता नहीं था, बल्कि चारों दिशाओं में बहता था, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे। बीरबल हवा में तैरते हुए देख रहे थे पुराने समय की घटनाएं, महल की गुप्त बातें, रानी मेहरुन्निसा की हंसी और अंततः उस क्षण को जब मेहरुन्निसा ने एक तांत्रिक से कहा था, अगर मेरे प्रिय राजा मुझे भुला देंगे तो मैं समय के भीतर समा जाऊंगी और हंसते हंसते सबका अंत करूंगी। तभी बीरबल के सामने एक दरवाजा उभरा जिस पर समय की सुइया घूम रही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला,
वे उस पल में पहुंच गए जहां रानी मेहरुन्निसा अपनी घड़ी के सामने बैठी थी। पर वो अब कोई महिला नहीं, बल्कि एक चमकदार परछाई बन चुकी थी, जिसकी हंसी से दीवारें हिल रही थी। बीरबल ने उसे ललकारा, मेहरुन्निसा, तुम्हारी हंसी लोगों की मौत बन चुकी है। क्या यही तुम्हारा प्रेम था? पर उस परछाई ने कहा, प्रेम तो मुझे मिला ही नहीं, इसलिए अब मैं समय से प्रेम करवाऊंगी। हर चेहरा मुस्कराएगा, फिर चाहे वो मरे हुए हों। बीरबल समझ चुके थे कि तर्क से ये आत्मा नहीं रुकेगी। उन्होंने अपनी जेब से वो पर्ची निकाली जो हर लापता व्यक्ति के बाद मिली थी, और उसे उल्टा पढ़ा। जैसे ही शब्द उल्टे पढ़े गए, घड़ी की सुइयां पीछे घूमने लगी और समय उल्टा चलने लगा। एक के बाद एक गायब लोग लौटने लगे, अमर सिंह, बावर्ची, चित्रकार। लेकिन बीरबल वही फंसे रह गए, उस काली सुरंग में, अकेले। दरबार में सब खुश थे, पर बीरबल नहीं लौटे। और तभी घड़ी की सुइयों ने एक आखिरी बार हंसी की गूंज दी, और बीच में से फटी एक पुरानी तस्वीर निकली, जिसमें बीरबल समय की काली सुरंग में मुस्कराते दिखाई दे रहे थे। राजा अकबर फुसफुसाए, क्या बीरबल अब समय के ही हो गए हैं? और अगले ही पल घड़ी ने अपने डायल पर खुद ब खुद लिखा, जब समय को बुद्धि मिले तो समझो बीरबल लौटेगा। क्या बीरबल समय से बाहर निकल पाएंगे, या अब हर कहानी समय के भीतर ही चलेगी? जानिए अगली कहानी में बीरबल और भविष्य का दरबार, जहां राजा अकबर का सामना होगा उस बीरबल से जो अब कभी उनका मंत्री था, पर अब उनका भविष्य है। समय की सुरंग में फंसे बीरबल अब किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके थे, एक ऐसी जगह जहां समय के हर टुकड़े को जिया जा सकता था, पर बदला नहीं जा सकता था। चारों ओर अजीब आकृतियां थी, बीते हुए पल, भूले हुए चेहरे और खोए हुए फैसले। पर एक चीज वहां नहीं थी, भविष्य। बीरबल समझ चुके थे कि ये सुरंग सिर्फ अतीत से बनी थी, और अगर उन्हें वापस लौटना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी न हुआ हो। और तभी बीरबल ने एक चतुर चाल चली। उन्होंने अपनी बुद्धि को समय के भीतर भेजा, ठीक वैसा ही जैसा वो अकबर के दरबार में किया करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने समय से प्रश्न पूछा, तू तो सब जानता है, लेकिन क्या तू खुद कभी सोचा है? सुरंग गूंज उठी, समय कांप उठा। पहली बार किसी ने समय से सवाल किया था, जवाब नहीं मांगा। समय खुद से उलझ गया, और तभी सुरंग के बीचों बीच एक उजाले की लहर फूटी। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और देखा, वो दरबार में थे। अकबर सामने खड़े थे, आंखें नम थी। बीरबल, तुम वापस कैसे आए? बीरबल मुस्कराए, जहां प्रश्न जीवित है वहां उत्तर लौट आते हैं। मैं समय से नहीं लौटा, मैंने उसे सोचने पर मजबूर किया। सभी दरबारी तालियां बजा उठे। घड़ी अब मुस्करा नहीं रही थी, बल्कि उसकी सुइयां सामान्य थी, और दीवार पर लिखा था, समय को हंसी में मत बांधो, उसे समझ में बांधो। रानी मेहरुन्निसा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। मुस्कुराहट अब किसी की सजा नहीं, बस एक याद थी। बीरबल दरबार में लौट आए, पर उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे वो जान चुके हो कि हर हंसी के पीछे एक कहानी होती है, और हर समय के पीछे एक रहस्य। कर सकते हैं